बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम गुलाम अब्बास फ्रॉम पाक जूनियर कॉलेज। जैसा कि हमने चैप्टर 4 को स्टार्ट किया था जिसमें हमारा टॉपिक था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आज हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर ऑफ आइस को स्टडी करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि वाटर के मॉलिक्यूल्स किस तरह से अपने आप को अरेंज करते हैं और किस तरह से वो आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम वाटर के मॉलिक्यूल को डिस्कस करते हैं कि वाटर का मॉलिक्यूल जो आपस में अरेंज होते हैं वो अरेंज होकर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन एटम है जो कि सेंटर में मौजूद होता है मॉलिक्यूल के, वो ऑक्सीजन एटम उसके साथ 2 लोन पेयर्स होते हैं और उसी ऑक्सीजन एटम के साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स भी होते हैं। जैसा कि यहाँ पे स्ट्रक्चर मौजूद है, ये ऑक्सीजन एटम इधर से 2 हाइड्रोजन एटम्स उसके साथ हैं और इसके साथ यहाँ पे 2 लोन पेयर्स होते हैं, जो कि इस जगह पे 2 लोन पेयर्स इस तरह से हम शो कर सकते हैं। ये 2 लोन पेयर्स इसके साथ होते हैं। अब इसमें लिक्विड स्टेट के अंदर हम इसको स्टडी करें, वाटर क्योंकि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है और इसमें फ्री स्पेसेस मौजूद होती हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते रहते हैं। अगर हम वाटर इसको लिक्विड स्टेट में देखते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड विद ईच अदर, के वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इस तरह से रिलेट कर रहा होता है, एसोसिएट होता है, अटैच होता है। और ये जो एसोसिएशन है, जो उसमें आपस में अटैचमेंट होती है, ये बन भी रही होती है और टूट भी रही होती है। मतलब बॉन्ड्स ये वाले जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, अब फॉर एग्जांपल इसका इधर से बॉन्ड बना हुआ है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल अपनी जगह पे फिक्स नहीं है। ये मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल जो है फ्रीली मूव कर रहे हैं उस पूरे कंटेनर के अंदर जिसके अंदर हमने वाटर को रखा हुआ है। अब ये मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल इसका यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, अगर कोई इसके साथ इधर आके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ इधर आके बनाएगा, इस हाइड्रोजन के साथ इधर आके बॉन्ड बनाएगा, तो जिस तरह से ये इधर से इसको खींचेंगे बॉन्ड टूट जाएगा, आगे बॉन्ड बन जाएगा। और इसी तरह फॉर एग्जांपल इधर एक और मॉलिक्यूल आता है वाटर का, जैसा कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस तरह से हम शो करते हैं। ये वाटर का मॉलिक्यूल अगर यहाँ पे आया तो इसने इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो की, इसी तरह से इधर बॉन्ड बनेगा, जैसे ये बॉन्ड बनेगा मे बी ये बॉन्ड टूट जाए। मतलब ये है कि बॉन्ड्स बनते भी रहते हैं और बॉन्ड्स टूटते भी रहते हैं। रीज़न ये होती है कि लिक्विड स्टेट में क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मोबाइल फॉर्म में होते हैं, वो अपनी जगह पे फिक्स नहीं होते, जिसकी वजह से वाटर के मॉलिक्यूल लगातार उसके अंदर मूव करते रहते हैं सॉल्यूशन उसके अंदर लिक्विड स्टेट में। अब इसमें वाटर के स्ट्रक्चर में अब हमने ये बात की थी कि जो वाटर का स्ट्रक्चर होता है बेसिकली टेट्राहेड्रल होता है, और टेट्राहेड्रल जितनी भी टाइप्स होती हैं टेट्राहेड्रल की, टेट्राहेड्रल में हाइब्रिडाइजेशन जो पाई जाती है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर अगर हम देखें तो वाटर के मॉलिक्यूल में किस तरह से ये टेट्राहेड्रल शेप इसमें पाई जा रही है। अब पहले इसको देख लें, टेट्रा ये वर्ड है और टेट्रा का मतलब होता है 4। हेड्रल ये वर्ड निकाला गया है हेड्रॉन से, टेट्राहेड्रॉन, टेट्रा 4, हेड्रॉन बेसिकली कॉर्नर्स को कहा जाता है। मतलब जिस सब्सटेंस के 4 कॉर्नर्स होते हैं उसके स्ट्रक्चर को हम टेट्राहेड्रल का नाम देते हैं, और उसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है। अब इसमें देखें, जैसे वाटर का एक मॉलिक्यूल है, मैं इसका स्ट्रक्चर को सेपरेट यहाँ पे बना रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन एटम, हमने यहाँ पे बात की थी कि ऑक्सीजन इधर से हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच है, इधर से भी हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच है, और इसके 2 लोन पेयर्स होते हैं। लोन पेयर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन का वो पेयर जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इस्तेमाल नहीं होता उसको लोन पेयर कहा जाता है। अब ये जो लोन पेयर हैं, एक लोन पेयर यहाँ पे मौजूद है इस तरह से, एक लोन पेयर इधर मौजूद है इस तरह से। लोन पेयर्स क्योंकि किसी के साथ कनेक्ट नहीं होते, सिर्फ एक ही न्यूक्लियस की अट्रैक्शन में होते हैं और ये वहाँ पे फ्रीली मूव करते रहते हैं। तो फ्री मूव करने की वजह से ये जो है अच्छा खासा एरिया यहाँ पे कवर कर लेते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो स्ट्रक्चर जो है वाटर के मॉलिक्यूल में ये इस तरह से, अब देखिए कितने कॉर्नर हैं, 1 2 3 4 कॉर्नर के लिए टेट्रा का वर्ड हो गया, और कॉर्नर के लिए जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो हेड्रॉन होता है, तो उसी से टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर बनता है। और सेम वही करैक्टर यहाँ पे भी हमें नज़र आएगा कि ये वाटर का मॉलिक्यूल है, इसके लोन पेयर्स ये जो कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है, और इधर इसके साथ ये इस तरह से ये हमारे पास शेप बन गई जो कि टेट्राहेड्रल शेप होती है। और इसके दरमियान ये जो एंगल होता है बॉन्ड एंगल, हम इसको नाम देते हैं, मतलब एक बॉन्ड का दूसरे बॉन्ड के दरमियान एंगल। यहाँ पे लोन पेयर्स की बात नहीं करेंगे, हम इस एंगल को चेक नहीं कर रहे,
ना इस एंगल की बात कर रहे हैं ना इस एंगल की बात कर रहे हैं। एंगल हमेशा बॉन्ड एंगल चेक किया जाता है, जो प्रॉपर बॉन्ड बना हो उन दो बॉन्ड्स के दरमियान कितना एंगल हो सकता है। तो वाटर के मॉलिक्यूल में जो एंगल होता है वो होता है 104.5, ये इसके दरमियान ये एंगल होता है। और एंगल जो है यहाँ पे हम डिग्री का वर्ड यूज़ करते हैं, डिग्री। अब इसमें अब वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर किस तरह से आपस में अरेंज होंगे। अब देखें इनके अंदर हमने ये बात की कि वाटर के मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वाटर जो है लिक्विड स्टेट में होता है और इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्री मोशन में होते हैं, मोबाइल मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब लगातार उसके अंदर मूव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इनके दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन होती भी रहती है और टूटती भी रहती है। तो इसी तरह अगर हम इसी कंसेप्ट को सामने रखते हो स्ट्रक्चर ऑफ आइस, इसको स्टडी करें कि आइस का स्ट्रक्चर किस तरह से होगा और उसकी डेंसिटी को हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। इसमें जिस तरह टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जाता है, टेम्परेचर के डिक्रीज़, जिस तरह टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जाएगा मॉलिक्यूल्स बिकम्स मोर रेगुलर, के मॉलिक्यूल्स अपने आप को एक दूसरे के साथ अरेंज करते जाएंगे। जिस तरह से मॉलिक्यूल्स आपस में अरेंज होते जाएंगे तो हमारे पास एक प्रॉपर शेप बनती है। जैसे ही प्रॉपर शेप बनती है तो उसके दरमियान कुछ एम्प्टी स्पेसेस मौजूद क्रिएट हो जाती हैं, और वो एम्प्टी स्पेसेस जो होती हैं वो तकरीबन 9% एम्प्टी स्पेसेस मॉलिक्यूल्स के दरमियान में क्रिएट हो जाती हैं। तो जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला होता है D=m/v के डेंसिटी। अगर हम इसको डेंसिटी को रिलेट करते हैं मैस के साथ तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि डेंसिटी जो है डेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस, क्योंकि ये इसके जो है डायरेक्ट रिलेशन है इसका डेंसिटी का मैस के साथ। और अगर हम डेंसिटी का वॉल्यूम के साथ चेक करते हैं तो डेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। डेंसिटी मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये हुआ कि अगर हम मैस को बढ़ाते हैं तो डेंसिटी बढ़ेगी, अगर हम मैस को कम करते हैं तो डेंसिटी कम हो जाएगी। अगर हम डेंसिटी को वॉल्यूम के साथ रिलेट करते हैं, जिस तरह से वॉल्यूम बढ़ाएंगे डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। अगर आप यहाँ पे एक चीज़ को बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज़ कम हो जाएगी। अगर आप डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका वॉल्यूम कम होता जा रहा है। अब इसमें मैस को अगर देखें तो मैस का जो इफेक्ट होता है, मैस का इफेक्ट बेसिकली जो है यहाँ पे जितने भी, क्योंकि आइस के स्ट्रक्चर में जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे के सारे वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। तो अगर हम वाटर को यहाँ पे देखें तो वाटर के एक मॉलिक्यूल का मैस होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 2, टोटल मैस आ जाएगा हमारे पास 18। तो वाटर के एक मॉलिक्यूल का जो मैस है वो 18 है, और वाटर के उसमें आइस के स्ट्रक्चर में सारे के सारे वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो मैस का इफेक्ट है वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। रीज़न क्या है, क्योंकि आइस के स्ट्रक्चर में सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं और सबका मैस सेम होता है। तो इस वजह से हमारे पास उसके आइस के अंदर जो मैस का इफेक्ट है वो कैंसिल होगा। तो हम इस रिलेशन को यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हमारे पास दूसरा रिलेशन बचता है जो कि डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। अगर हम इसको देखें तो जिस तरह वॉल्यूम को अगर बढ़ाते हैं तो डेंसिटी कम हो जाती है। अगर वॉल्यूम का रिलेशन डेंसिटी के साथ चेक करने से पहले हम इसको टेम्परेचर के साथ रिलेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी उसी हिसाब से इंक्रीज़ होगा, क्योंकि दोनों का जो है डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आप एक चीज़ को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, अगर आप एक चीज़ को कम कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ भी कम हो जाएगी। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर जो है वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, मतलब जहाँ पे वॉल्यूम मौजूद है वहाँ पे अगर हम वॉल्यूम को हटा के टेम्परेचर को यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। हमने यहाँ पे रिलेशन क्या देखा था, डेंसिटी इज इक्वल टू 1/v था अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। अगर मैं इसको इस तरह से चेंज करूँ, D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v जैसा कि यहाँ पे है, क्योंकि टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर मैं यहाँ से वॉल्यूम को हटा देता हूँ और इसकी जगह पे लगा देता हूँ टेम्परेचर, तो हम इसको इस तरह से स्टडी कर सकते हैं कि डेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो डेंसिटी कम हो जाएगी, अगर हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई थी कि टेम्परेचर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। मतलब ये हुआ कि आइस के ऊपर जो है या वाटर के ऊपर उसका टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, कि अगर हम वाटर के अंदर जो है टेम्परेचर उसका बढ़ाते हैं, टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, और जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा वॉल्यूम के बढ़ने से डेंसिटी कम होती जाएगी, क्योंकि इन दोनों का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करें आइस का, तो आइस का जो स्ट्रक्चर है वो हम इस तरह से याद रख सकते हैं। जिस तरह बेंजीन को अगर हम देखें तो बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, हम बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, इसमें एक सर्कल भी होता है।
ठीक है ना। ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं इसको, आप बेंजीन के नाम से इसको याद रख सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर हम इसी को सामने रखते हुए ड्रॉ करेंगे। अब देखिए इसमें कितने कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर्स हैं। तो 6 कॉर्नर्स के लिए हम यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल करेंगे हेक्सा। हेक्सा का मतलब 6 होता है, यहाँ पे है हेक्सागोनल, यहाँ पे इसको कॉर्नर से रिलेट कर रहे हैं कि बेंजीन इनका जो आइस का स्ट्रक्चर है वो बेसिकली क्या होता है, हेक्सागोनल अकॉर्डिंग टू बेंजीन, उसको रिलेट करते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से। अब हम इसी स्ट्रक्चर को सामने रखते हुए बेंजीन के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। मैंने अभी बताया था कि इसी स्ट्रक्चर को सामने रखते हुए हम आइस के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। मैंने अभी बताया था कि वाटर जो है, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, वो आपस में अरेंज होते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट से ही हमारे पास आइस का स्ट्रक्चर बनता है। तो मतलब ये हुआ, आइस के अंदर सारे के सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अपने आप को एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज कर लेते हैं और उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाती हैं, जिसकी वजह से आइस जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करनी शुरू कर देती है। अब इसमें यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जिस तरह स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल बेंजीन, इसी को हम सामने रखेंगे। यहाँ पे जो है ना बेंजीन के अंदर यहाँ पे कार्बन एटम्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कार्बन एटम की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम आइस का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। तो इन कॉर्नर्स पे, हर एक कॉर्नर पे एक एक ऑक्सीजन एटम मौजूद है यहाँ पे। तो इसी तरह हम यहाँ पे इसी को ओपन करके इस तरह से लिखते हैं कि एक ऑक्सीजन एटम यहाँ पे मौजूद है, एक दूसरा ऑक्सीजन एटम इस जगह पे है, और इस तरह से हम इसको अरेंज करते जाएंगे। 6 यहाँ पे कार्बन एटम्स होते हैं बेंजीन में, हमने उसी जगह पे ऑक्सीजन एटम को लगा के इस तरह से हमने 6 ऑक्सीजन एटम को अटैच कर लिया। वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं। तो हम 2 हाइड्रोजन एटम अटैच करेंगे, लेकिन उनको आपने एक प्रॉपर एक रेगुलर पैटर्न से उसको अरेंज करना है। अब देखिए फॉर एग्जांपल एक जो है एटम इस तरह से अटैच हुआ, तो दूसरा ये आउट ऑफ द प्लेन अटैच होगा। तो इस तरह से हम इनको अटैच करते जाएंगे, एक प्लेन में, एक आउट ऑफ द प्लेन। तो जितने भी हैं ये आपस में अटैच होंगे और इस तरह से इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे हाइड्रोजन और इधर भी एक हाइड्रोजन और इसके साथ ये दूसरा हाइड्रोजन। अब देखिए ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। ये वाटर के मॉलिक्यूल में हमें पता है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होती है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज आता है पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज पार्शियल पॉजिटिव, और ऑक्सीजन एटम से जितने भी हैं सब के ऊपर चार्ज पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। तो इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान एक अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगी, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देंगे। सेम इसी तरह से पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे अट्रैक्शन। सेम इसी तरह से जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आप को इसी तरह से अरेंज करेंगे, जिनके दरमियान ये अट्रैक्शन क्रिएट होगी, नेगेटिव एंड हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। हमारे पास एक बेंजीन का स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम इस तरह से जो है लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू बुक अगर हम बनाना चाहें तो हम इसको इस तरह से बना सकते हैं, जैसे ये जो एक सर्कल में शो कर रहा हूँ, ये फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एटम है। एक ऑक्सीजन एटम ये दूसरा ऑक्सीजन एटम, ये एक और ऑक्सीजन एटम यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से ये ऑक्सीजन एटम। सेम इसी स्ट्रक्चर को आपने सामने रख के इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। अब इसमें हाइड्रोजन एटम अटैच कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन एटम को हम इस तरह से अटैच करते हैं स्मॉल डॉट से। ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, सेम उसी तरह से ये एक हाइड्रोजन है, इसके साथ ये दूसरा हाइड्रोजन एटम, ये भी और इधर भी एक हाइड्रोजन। इस तरह से ये आपस में अटैच होते जाएंगे। अब इनके दरमियान अट्रैक्शन सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने यहाँ पे बनाया था। इनके दरमियान ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगी, जिसको हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे। इस तरह से हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये आइस का स्ट्रक्चर होता है और इस आइस के स्ट्रक्चर में 9% एम्प्टी स्पेसेस मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी कम हो जाती है और इसी वजह से ये सरफेस के ऊपर जो है फ्लोट्स करनी स्टार्ट कर देती है, तैरना शुरू कर देती है। और इसी के ऊपर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि वाई आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, कि बर्फ़ पानी के ऊपर क्यों तैरती है। उसकी रीज़न ये होती है क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं अपने आप को रेगुलर पैटर्न से अरेंज करते हैं, जिसकी वजह से जो आइस का स्ट्रक्चर होता है उसके दरमियान 9% एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाती हैं, जिसकी वजह से वाटर के ऊपर फ्लोट्स करनी स्टार्ट कर देती है।
अब इसमें देखें ये जो एम्प्टी स्पेसेस हैं, एम्प्टी स्पेसेस का मतलब क्या है कि जब वाटर के मॉलिक्यूल आपस में इस तरह से अरेंज होते हैं तो उनके दरमियान में एयर के मॉलिक्यूल कंडेंस हो जाते हैं। जब एयर के मॉलिक्यूल इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान कंडेंस हो जाते हैं तो जिसकी वजह से वो स्पेस क्रिएट कर देते हैं और जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट्स करना स्टार्ट कर देते हैं। सेम उसी तरह से जिस तरह अगर हम जैसे एक ट्यूब है उसके अंदर हम हवा भर के उसको जो है किसी दरिया वगैरह में छोड़ देते हैं तो वो वहाँ पे तैरना शुरू कर देती है। क्यों तैरते हैं? क्योंकि उसके अंदर हमने एयर भरी होती है। तो सेम इसी तरह से आइस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स में जब एयर कंडेंस हो जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसी स्ट्रक्चर ऑफ आइस से ही रिलेटेड है जो कि है डायमंड लाइक स्ट्रक्चर। तो हम यहाँ पे रिलेट करेंगे कि जो आइस का स्ट्रक्चर होता है वो डायमंड से किस तरह से रिलेट करता है। डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली टोटली डिपेंड कर रहा होता है कार्बन एटम्स के ऊपर। और कार्बन एटम आपस में किस तरह से अरेंज होते हैं डायमंड में कि फॉर एग्जांपल ये एक कार्बन एटम ये दूसरे से अटैच होता है, क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी होती है एक कार्बन का एटम 4 बॉन्ड बना सकता है। तो हमने कार्बन के यहाँ पे 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करने हैं और वो 4 बॉन्ड्स जो हैं हर एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच होकर कंप्लीट करेगा। ये कार्बन इस कार्बन से अटैच होगा, इसी तरह से आपस में इस तरह से अटैच होते जाते हैं। तो इस तरह एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनता है। सेम इसी तरह से यहाँ से भी कार्बन एटम्स अटैच होते जाएंगे तो इस तरह एक जाल की तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है, तो जिसमें सारे के सारे कार्बन एटम्स होते हैं। अगर हम यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन को सामने रख के बात करें तो देखेंगे कि एक कार्बन किस तरह से अटैच है और कितने कॉर्नर बन रहे हैं और उसका स्ट्रक्चर क्या है। सेम उसी तरह से हम फिर रिलेट करेंगे यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल को। अब इसमें देखें कार्बन जो है अगर इसका कार्बन इधर अटैच है और इधर से एक बॉन्ड ये बन रहा है, एक बॉन्ड इधर बन रहा है, इधर भी एक बॉन्ड बन रहा है और इधर भी बॉन्ड बन रहा है, तो एक कार्बन के कितने कॉर्नर हैं? 4। तो यहाँ पे हम यहाँ टेट्रा का मतलब यहाँ पे मैंने बताया था, टेट्रा का मतलब होता है 4 और हेड्रॉन जो वर्ड है ये निकाला गया है हेड्रॉन से। हेड्रॉन का मतलब होता है कॉर्नर्स। तो मतलब इसके अंदर हर एक कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम के साथ अटैच होता है डायमंड में। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहलाता है। अब हम इसको रिलेट करेंगे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जो कि आइस के अंदर मौजूद होते हैं, वो किस तरह से आपस में अरेंज होंगे और किस तरह से उनके अंदर ये स्ट्रक्चर बनेगा। वाटर के मॉलिक्यूल को अगर देखें तो वाटर के आइस फॉर्मेशन के दौरान उससे पहले जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है, वाटर जो है आपस में उसके अंदर मेन चीज़ क्या है, जो सेंट्रल एटम है वो ऑक्सीजन एटम है। फॉर एग्जांपल देखिए जैसे कि यहाँ पे सेंटर में ऑक्सीजन एटम मौजूद है, इसके साथ इधर भी एक हाइड्रोजन एटम अटैच है और इधर भी एक हाइड्रोजन एटम अटैच है। 2 हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच होते हैं और हर एक ऑक्सीजन एटम के साथ 2 लोन पेयर्स भी होते हैं। यहाँ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक लोन पेयर यहाँ पे होता है, एक लोन पेयर यहाँ पे होता है। अब इसमें ये जो लोन पेयर्स होते हैं, अब इसके देखें ये किसी एटम दूसरे एटम के साथ अटैच नहीं होते, क्योंकि एलॉन से है, एलॉन का मतलब अकेले होते हैं, सेपरेट होते हैं और फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद है जो कि इन 2 एटम्स के दरमियान में मौजूद है। इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को हम नाम देते हैं बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन का वो पेयर जो 2 एटम्स के दरमियान में बॉन्डेड है। तो ये लॉन पेयर है, यहाँ पे कोई दूसरा एटम नहीं है, सिर्फ एक न्यूक्लियस की अट्रैक्शन में मौजूद है। इस वजह से जहाँ पे ये लॉन पेयर होते हैं वहीं पे ये फ्रीली मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से इन बॉन्ड पेयर को ये जो है इनके ऊपर दबाव डालते हैं, जिसकी वजह से इनका एंगल कम हो जाता है। और वाटर के अंदर हम एंगल डिस्कस कर चुके हैं। वाटर में जो एंगल है 104.5 डिग्री जो है यहाँ पे एंगल होता है। अब इसमें अगर हम स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि डायमंड और वाटर का मॉलिक्यूल में किस तरह से स्ट्रक्चर के यहाँ से एक दूसरे से रिलेट करते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल एटम जो है वो ऑक्सीजन है, तो इसके जो 4 कॉर्नर्स हैं इनको अगर आपस में अटैच करें 4 कॉर्नर्स, तो 4 के लिए हमने वर्ड इस्तेमाल किया टेट्रा का। हेड्रल सेम उसी तरह से हेड्रॉन से है और हेड्रॉन का मतलब होता है कॉर्नर्स। तो मतलब ये हुआ कि वाटर के मॉलिक्यूल में जो सेंटर में ऑक्सीजन एटम अटैच है वो भी एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो कर रहा है, और डायमंड में जो सेंट्रल एटम जो कि कार्बन है वो भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो कर रहा है। तो इस तरह वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपस में अरेंज होकर जो आइस ऑफ स्ट्रक्चर को है स्ट्रक्चर बनाते हैं आइस का, तो उसमें ऑक्सीजन एटम और इधर से कार्बन एटम अपने स्ट्रक्चर की तरह से रिलेट करते हैं ड्यू टू 4 बॉन्ड्स। 4 तरह जो है आपस में अटैचमेंट शो करके उनका स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ रिलेट करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है यूकैरियोटिक लाइफ सर्वाइव अंडरनीथ ऑफ वाटर, कि जो यूकैरियोटिक लाइफ है जो वाटर के अंदर जो जानदार मौजूद होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, वो किस तरह से सर्वाइव करते हैं, किस तरह से वो वाटर के अंदर आइस के नीचे जो है वो जिंदा रहते हैं। इसमें हम 2 टेम्परेचर को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक आता है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और दूसरा है 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। सबसे पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे चेक करें तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम होता है वॉल्यूम मैक्सिमम होता है।
और दूसरा इसकी जो डेंसिटी होती है वो मिनिमम होती है। रीज़न क्या है? क्योंकि वॉल्यूम और डेंसिटी एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वॉल्यूम और डेंसिटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, अगर डेंसिटी को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। सेम यही चीज़ है कि जैसे टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर के कम होने से आइस फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आइस फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, वाटर की डेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है। जब आइस का क्रिस्टल बन जाता है तो उसके अंदर डेंसिटी कम हो जाती है ड्यू टू एम्प्टी स्पेसेस। तो इसमें वाटर की डेंसिटी जैसे ही कम हुई और उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम क्यों बढ़ता है? एक हम बात कर चुके हैं कि इसके अंदर एम्प्टी स्पेसेस होती है, एयर कंडेंस हो जाती है। एयर के कंडेंस होने से हमारे पास ये जो बॉन्ड बना हुआ है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये अपने आप को इस तरह से एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज कर लेता है, जिसकी वजह से इसके अंदर ये स्पेसेस क्रिएट हो जाती हैं और डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। अब इसी में 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रीजेज फ्रॉम सरफेस टू डाउनवर्ड डायरेक्शन, कि वाटर जो है वो फ्रीज होता है फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड। फॉर एग्जाम्पल एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो जैसे जैसे कम होता जाएगा और वो इफेक्ट करेगा उस वाटर के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल इस तरह देखें, जैसे हमारे पास कोई एक पॉन्ड या लेक्स कुछ भी है जिसके अंदर ये वाटर मौजूद है। अब इसमें जैसे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर ऐसे ऐसे यहाँ पे एटमॉस्फेयर का कम होता जा रहा है। जैसे ही टेम्परेचर कम होगा, सबसे पहले ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सरफेस पे मौजूद हैं मॉलिक्यूल्स वाटर के, ये मॉलिक्यूल्स आपस में अरेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर कम होता है, हमने पढ़ा होगा कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। जिस तरह से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती है, मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को अरेंज करना स्टार्ट कर देते हैं और उनके दरमियान ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रोसेस स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है। आइस और वाटर को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों में से आइस के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है बनिस्बत वाटर के। तो इसमें क्योंकि टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर के कम होने से उनके दरमियान जो मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, वो मूवमेंट उसी तरह से कम होती जाती है। अब ये मॉलिक्यूल जिस तरह से आपस में अरेंज होंगे तो इनके दरमियान अट्रैक्शन क्रिएट होगी। जिस तरह से अट्रैक्शन क्रिएट होगी, इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाएगा और इनके दरमियान जो है फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती जाएंगे। तो यहाँ पे एट द एंड यहाँ पे आइस की एक लेयर बन जाती है। जब ये प्रोसेस स्टार्ट हो रहा होता है कि जैसे टेम्परेचर कम हुआ, सबसे पहले आइस के क्रिस्टल्स बनने स्टार्ट होते हैं। वो क्रिस्टल्स फॉर एग्जांपल कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बने, वो मॉलिक्यूल्स नीचे मूव कर जाते हैं। क्योंकि अगर हम ये जो टेम्परेचर है, सबसे पहले 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को देख लें। फॉर एग्जांपल अभी तक ये टेम्परेचर जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस है। 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे उस वक्त आइस फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा होता है। उसी वक्त जो मॉलिक्यूल्स अपने आप को अरेंज कर रहे होते हैं। तो इस फॉर्म में कुछ क्रिस्टल्स बनते हैं। जैसे ही जो क्रिस्टल्स बनते हैं आइस के, वो क्रिस्टल्स उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। यहाँ पे मैंने बताया कि 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम डेंसिटी होती है वाटर के मॉलिक्यूल जो आपस में अरेंज हो रहे होते हैं। डेंसिटी के ज़्यादा होने की वजह से वो मॉलिक्यूल जो अरेंज होते हैं आपस में, वो नीचे आ जाते हैं और वाटर के मॉलिक्यूल जो वाटर फॉर्म में मौजूद हैं, लिक्विड फॉर्म में हैं, वो ऊपर मूव कर जाते हैं। तो इसी तरह से प्रोसेस चलता रहता है। तो जितना भी वाटर होते हैं वो सारे के सारे इस तरह से मूवमेंट नहीं होती। वो मॉलिक्यूल जो ये नीचे आएंगे तो यहीं से एक मॉलिक्यूल यहाँ पे ऊपर आ जाता है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। फिर उसका टेम्परेचर कम होता है, वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं। ये अरेंज होते जाते हैं और इस तरह जो है हमारे पास ये एक प्रॉपर एक शेप बन जाती है। वाटर के मॉलिक्यूल जो है आपस में अरेंज होकर आइस का स्ट्रक्चर बना देते हैं। अब 0 डिग्री और 4 डिग्री सेल्सियस को अगर हम कंपेयर करें तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो डेंसिटी है वो मिनिमम है, डेंसिटी कम से कम है और वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम होता है। और 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीजिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और आइस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। अगर हम 4 डिग्री सेल्सियस को देखें तो 4 डिग्री सेल्सियस में डेंसिटी मैक्सिमम है। डेंसिटी के मैक्सिमम होने का मतलब क्या है कि वाटर जो है, जो आइस के मॉलिक्यूल्स आपस में वाटर के मॉलिक्यूल्स अरेंज होकर आइस फॉर्मेशन का प्रोसेस बन रहा है, वो जो आइस के क्रिस्टल्स बनेंगे वो नीचे आ जाते हैं और वाटर के मॉलिक्यूल ऊपर चले जाते हैं। तो उसमें कुछ एरिया होता है जिसमें ये प्रोसेस इस तरह से रिपीट होता रहता है कि आइस के जो क्रिस्टल्स बनते हैं वो नीचे और वाटर के मॉलिक्यूल्स ऊपर, इस तरह से ये प्रोसेस होता है। अगर टेम्परेचर मज़ीद कम हो जाए तो वो जो क्रिस्टल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को प्रॉपर अरेंज कर लेते हैं और आइस का प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बन जाता है। और आइस का बेसिकली काम क्या होता है? आइस ने काम करना होता है एज एन इंसुलेटर। इसने इंसुलेटर का काम करना होता है। इंसुलेटर वो सब्सटेंसेस होते हैं हमारे पास जिनमें से करंट या हीट पास ना हो। तो आइस इस फॉर्म में आइस जो है एक इंसुलेटर का काम करती है।
मतलब जो अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मज़ीद कम हो जाए तो वो टेम्परेचर मज़ीद जो नीचे वाटर होता है उस आइस की लेयर के नीचे जो वाटर होगा उसका टेम्परेचर मज़ीद कम नहीं होता। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो है अंदर जो हीट थोड़ी बहुत मौजूद होती है बानिस्बत उस आइस के, जो अंदर वाटर मौजूद है उस आइस लेयर के नीचे, जो नीचे हीट होती है बहुत कम हीट होती है उसमें, तो वो जो हीट होती है वो उसमें उस आइस की लेयर को क्रॉस करके बाहर नहीं आ पाते। तो मतलब ना हीट मज़ीद कम होती है ना हीट जो है उसकी बढ़ती है, तो वो टेम्परेचर जो उसके अंडरनीथ वाटर होता है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो प्लांट्स होते हैं या फिशेस वगैरह होती हैं वो सर्वाइव कर जाती हैं, ज़िंदा रहती हैं। अब उसके आगे यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट होता है कि अगर हम वाटर में से हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हटा देते हैं, फॉर एग्जांपल हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं, तो किस तरह से जो है हम उसको जो ये प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं किस तरह से सर्वाइव करेंगे, तो उनका टोटल लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रोसेस ख़त्म हो जाए उसमें से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है जो कि लास्ट प्रॉपर्टीज़ है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पेंट्स, डाइज एंड टेक्सटाइल मटेरियल्स। इसमें जो पेंट्स या डाइज होते हैं इनमें एडहेसिव एक्शन पाया जाता है, एडहेसिव प्रॉपर्टीज़। बेसिकली प्रॉपर्टीज़ दो तरह की होती हैं, एक होती हैं कोहेसिव प्रॉपर्टीज़, दूसरी होती हैं एडहेसिव प्रॉपर्टीज़। जो कोहेसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सिमिलर सब्सटेंसेस के दरमियान में पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल हम ये जितनी भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की टाइप्स को स्टडी कर रहे हैं, इसमें हम ये बात करते हैं कि एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल, इनके दरमियान ये जो अट्रैक्शन क्रिएट हुई है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये कौन सी अट्रैक्शन कराएगी कलेक्टिवली तौर पर, हम इसको जो है कोहेसिव अट्रैक्शन का नाम देंगे। इसी तरह अगर अट्रैक्शन दो डिफरेंट सब्सटेंसेस के दरमियान में हो, फॉर एग्जांपल हम जो पेंट्स करते हैं दीवार के ऊपर, तो इनके दरमियान भी एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है उस वॉल और उस पेंट के दरमियान में। तो जब दो डिफरेंट सब्सटेंसेस के दरमियान में अट्रैक्शन हो तो उसको हम एडहेसिव अट्रैक्शन का नाम देते हैं। तो यहाँ पे जो पेंट्स होते हैं या डाइस होती हैं, जब हम इनको अप्लाई करते हैं वॉल्स के ऊपर या किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, तो ये उसके साथ जाकर चिपक जाते हैं। तो मतलब उस पेंट्स या डाइस और उस वॉल्स या कोई भी सब्सटेंस उसके साथ एक अट्रैक्शन क्रिएट होती है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है ना। तो उस अट्रैक्शन को हम नाम देंगे एडहेसिव अट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि दो डिफरेंट सब्सटेंसेस के दरमियान में वो अट्रैक्शन मौजूद है। और इसी के साथ ही ग्लो या हनी के एग्जांपल लें। ग्लो में जो इसमें एटम्स होती हैं वो विनाइल एसीटेट होता है। जो विनाइल एसीटेट है ये बेसिकली एक कंपाउंड होता है। विनाइल एसीटेट के मॉलिक्यूल आपस में अरेंज होते जाते हैं और एक पॉलीमर बनता है। पॉलीमर का मतलब होता है एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है। ऐसा समझ लें जैसे तस्बीह अगर हमारे पास है तो तस्बीह का हर एक दाना एक मोनोमर कहलाता है, एक स्मॉल मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जांपल विनाइल एसिटाइलिन, तस्बीह का हर एक दाना एक विनाइल एसिटाइलिन है। तो ये आपस में अरेंज होते जाते हैं तो मुकम्मल तस्बीह एक बन जाती है। तो उस मुकम्मल तस्बीह को हम नाम देते हैं पॉलीमर, जो कि है पॉलीविनाइल एसिटाइलिन, पॉलीविनाइल एसीटेट। तो इसमें नेक्स्ट है हनी। हनी के एग्जांपल भी इसी से रिलेटेड है। एडहेसिव एक्शन इसके अंदर पाया जाता है क्योंकि इसको हम किसी भी चीज़ के साथ अगर अटैच करें तो इसके साथ चिपक जाती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसके अंदर बेसिकली कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? इसके अंदर जो मॉलिक्यूल पाया जाता है वो ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। तो इसमें OH ग्रुप मौजूद होते हैं। तो हमने ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी किया हुआ है कि जितने OH ग्रुप ज़्यादा होते हैं उतना हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रोसेस भी ज़्यादा होता जाता है। तो इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास अगर हम टेक्सटाइल मटेरियल को देखें, टेक्सटाइल मटेरियल में हमारे पास कॉटन, सिल्क एंड सिंथेटिक फाइबर आ जाते हैं। तो इनको हम यूज़ करके जो है क्लॉथिंग का प्रोसेस करते हैं, कपड़े जो है हम बनाते हैं। सिंथेटिक फाइबर का मतलब क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर का मतलब ये है कि अगर हम लैब के अंदर काम कर रहे हैं तो लैब के अंदर ये जितना भी कपड़ा बनता है वो सारी का सारा हम ये कॉटन वगैरह से नहीं बनाते। तो इसमें अक्सर जो कपड़ा होता है वो लैब्स के थ्रू बनाया जाता है। मतलब केमिकल्स का हम रिएक्शन करवाते हैं, उससे जो है रेशा तैयार किया जाता है, उस रेशे को आगे रिएक्शन करा के थ्रेड की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिससे जो है आगे फिर ये कपड़े बनाने का प्रोसेस होता है। तो सिंथेटिक फाइबर सारे जो हैं इनके अंदर भी बेसिकली क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बेसिकली इसके अंदर रिजिडिटी या टेंसाइल स्ट्रेंथ, जिसकी वजह से ये बेसिकली जो कपड़े होते हैं, जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, प्लास्टिक के जितने भी कपड़े बने होते हैं जिनको खींच से उनके जो है इनके अंदर इलास्टिसिटी मौजूद होती है, तो वो सारे के सारे इसी सिंथेटिक फाइबर से बनाए जाते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक था जिसके अंदर हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस किया। हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हमारी खत्म हो चुकी हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।